12 की इतिहास की बुक का चैप्टर 12 और औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना एवं स्थापत्य। इस चैप्टर में हम देखेंगे औपनिवेशिक काल जब भारत में शुरू हुआ तो उस समय भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया कैसी रही। जब औपनिवेशिक काल भारत में शुरू हुआ तो भारत में कुछ विशेष नगरों की स्थापना हुई जिनका उद्देश्य कुछ था। जैसे इन नगरों में हम मुख्यतः बात करेंगे मद्रास, कलकत्ता और बम्बई की। औपनिवेशिक भारत में इन 3 नगरों की स्थापना हुई और इन नगरों की स्थापना किसी खास उद्देश्य से की गई। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक भारत के नगरीकरण की क्या विशेषता रही या फिर इन नगरों में जिनकी स्थापना हुई इन नगरों की क्या विशेषता रही। तो इन नगरों की विशेषताओं को एक एक करके मैं डील करूँगी। सबसे पहले पॉइंट लिख लेना, उसके बाद वीडियो को पॉज कर करके इसका नोट्स बना लेना। तो औपनिवेशिक भारत के जो 3 नगर की स्थापना हुई है उन नगरों की विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में जितने भी नगरों की स्थापना हुई ये सभी जो नगर थे वो सभी नगर एक व्यापारिक केंद्र थे। मतलब ये सभी खासकर ये जितने भी नगर थे वो सभी नगर जो है समुद्र के तट पर थे। समुद्र के तट पर होने का मतलब ये है कि वो एक बंदरगाह नगर थे और बंदरगाहों पर नगरों का विकास, नगरों की स्थापना इसलिए हुई ताकि इन बंदरगाहों से जो समुद्री मार्ग के द्वारा जो माल लाया जा रहा है उसको उसकी आयात और निर्यात की सुविधा उन्हें वहाँ मिल सके। यानी कि वो एक बंदरगाह नगर इसलिए थे क्योंकि जो भी माल बाहर से मंगाए जाते थे, सपोज़ वो ब्रिटेन से ही मंगाए जा रहे हैं तो उनको समुद्री मार्ग द्वारा वहाँ मंगाया जाता था और उसी बंदरगाह पर वहाँ पर उन मालों को उतारा जाता था। और जो भारत से जो कपास या नील जैसे चीज़ें होती थी जो ब्रिटेन के बाज़ारों के लिए भेजा जा रहा था तो उसको भी वहाँ से जो निर्यात किया जाता था वो उन्हीं फोर्ट के द्वारा निर्यात किया जाता था। तो इसी तरह से समुद्री यातायात की सुविधा की दृष्टि से जो व्यापारिक माल है उनकी सुविधा की दृष्टि से, उनके परिवहन की सुविधा की दृष्टि से ये नगर जो हैं वो समुद्र तट के किनारे पर विकसित हुए थे। और इसी उद्देश्य से चूँकि वो नगरों का बसाने का उद्देश्य व्यापार था, इसीलिए ये जो अधिकांश नगर होते थे वो एक व्यापारिक नगर होते थे और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। तो इसकी विशेषता ये रही कि नगर के जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे ये नगर की ये विशेषता रही। दूसरी विशेषता ये है कि ये सभी जो नगर थे वो किलेबंद बस्तियां थी। किलेबंद बस्तियां मतलब थोड़ी सी स्थिति को समझना होगा। जब ये नगर जब औपनिवेशिक काल में जब यूरोपीय कंपनियां जो भारत आ रही थी उनमें सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, उनमें डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, फ्रांसीसी भी थे, स्पेनिश भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, यानी कि अंग्रेज भी थे। तो अभी तक जितने भी हैं वो सब लोग जा चुके हैं, लेकिन भारत में अभी बचे हुए हैं फ्रांसीसी और पुर्तगाली और अंग्रेज। तो पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों को उतना ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन फ्रांसीसी इनके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे। फ्रांसीसियों से इन्हें हमेशा ही भय लगा रहता था। साथ ही साथ इनको ये भी भय था कि यहाँ के जो मुग़ल बादशाह हैं उनकी भी शक्ति का इन्हें डर था। क्योंकि इनका उद्देश्य यहाँ पे व्यापारी जरूर था, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकार हासिल करने की ज़रूर थी। इसी कारण यहाँ पर इन्हें मुग़ल बादशाहों का भी डर लगा रहता था। और जो फ्रांसीसी है चूँकि ये इनके कॉम्पिटिटर हैं इसलिए इनको इनसे भी डर लगा रहता था। और इसी डर के कारण इन्होंने जो नगर बसाए उनकी इन्होंने बहुत ही मजबूत किलेबंदी कर रखी थी ताकि किसी का भी आक्रमण यहाँ पर ना हो सके और इन्हें अपने ये जो नगर उन्होंने बसाया है उसे इन दोनों के आक्रमणों से सुरक्षा मिल सके। तो शत्रुओं की जो भय है उनके भय के कारण जो है इन्होंने जो भी नगर बसाए उन नगरों की स्पष्ट किलेबंदी कर रखी थी। इसीलिए इस समय जितने भी नगर विकसित हुए वो सभी नगर एक किलेबंद बस्तियां थी, एक किलेबंद नगर थे। तो ये उसकी विशेषता रही। इसकी तीसरी विशेषता जो है वो है वाइट टाउन और ब्लैक टाउन। इन्होंने जो नगर बसाए थे वो 2 तरह के होते थे, एक वाइट टाउन होते थे, एक ब्लैक टाउन होते थे। वाइट टाउन क्या है? चूँकि यूरोपियन जो हैं वो भारतीयों के प्रति जातीयता घृणा और नस्लीय भेदभाव की भावना रखते थे और इसी के कारण जो है इन नगरों को 2 भागों में बांटा गया, ब्लैक टाउन और वाइट टाउन। तो जो भी किलेबंद बस्तियां हैं वो आमतौर पर उनमें यूरोपियन रहा करते थे और इन किलेबंद बस्तियों को जहाँ पर यूरोपियन रह रहे हैं उनको ये लोग वाइट टाउन कहते थे। और जो बस्तियाँ जिनमें कि उनके कारखानों में काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं या जो व्यापारी हैं वो जिन नगरों में रहते थे उन नगरों को ये ब्लैक टाउन कहते थे। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक टाउन और वाइट टाउन क्या है तो आपको बताना है कि जिन नगरों में यूरोपियन रहते थे या यूरोपियनों के परिवार उनकी फैमिलीज रहती थी उन नगरों को हम वाइट टाउन कहेंगे और जिन नगरों में कारीगर रह रहे हैं, व्यापारी रह रहे हैं, उन नगरों को जो है ब्लैक टाउन कहेंगे।
तो ये एक तरह से उनके नगरों का विभाजन होता था कि उनके जो नगर, उन्होंने जो नगर बसाए, उनकी एक विशेषता ये भी रही कि उन नगरों को विभाजित इस आधार पर भी किया गया था कि चूँकि उनमें एक जातीय भेदभाव और नस्लीय भेदभाव की भावना थी, और इसी भेदभाव के कारण उन्होंने नगरों का जो विभाजन है वो इस तरह से किया था, ब्लैक टाउन और वाइट टाउन में। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो सस्ते श्रम तथा कच्चे माल की प्रचुरता उपलब्ध। ये जितने भी नगर हैं इनमें ये जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें नगरों की स्थापना की गई है, वो सभी नगरों की एक विशेषता ये भी थी कि इन नगरों से उन यूरोपियनों को सस्ते श्रमिक और कच्चे माल भरपूर मात्रा में मिल जाते थे। यानी कि वो ऐसे ही क्षेत्रों में अपने नगर बसाते थे जहाँ से कि उन्हें उनके कारखानों के लिए कच्चे माल प्रचुर मात्रा में मिले, और दूसरे उन्हें अपने मिलों में, अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिक ऐसे मिले जो कि काफ़ी कम श्रम पर, काफ़ी कम जो है पारिश्रमिक जो उन्हें दिया जा रहा है उस पर ये काम करने को तैयार हो जाए। मतलब बहुत कम पैसे पर ये ज़्यादा घंटों तक काम करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसे मज़दूर उन्हें जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर, और जहाँ पर इन्हें अपने कारखानों के लिए कच्चा माल बहुत ही आसानी से प्रचुर मात्रा में मिल जा रहा है, ऐसे ही नगरों को ये, ऐसे ही क्षेत्रों पर ये अपने नगर बसाते थे। तो इनके जितने भी नगर हैं उसकी एक विशेषता ये भी रही कि यहाँ पर सस्ते श्रम और कच्चे माल की प्रचुरता होती थी। इसकी जो अगली विशेषता है वो है नवीन नगरीय संस्कृति का विकास। तो इस पर हम बात करेंगे अब। तो ये जो पॉइंट है नवीन नगरीय संस्कृति का विकास, इसमें क्या होता था कि चूंकि इनका उद्देश्य यहाँ पर व्यापार करना था, और इन्होंने जितने भी नगर बसाए हैं इन सभी नगरों को बसाने का उद्देश्य व्यापार ही रहा। यानी कि इसके सभी जो नगर हैं वो व्यापारिक गतिविधियों के ही केंद्र रहे। लेकिन व्यापार अकेले संभव नहीं है। व्यापार करने के लिए उन्हें कुछ वर्ग की आवश्यकता होती है, जैसे कि व्यापारी वर्ग चाहिए, कारीगर वर्ग चाहिए, कुछ लेखा जोखा का काम करने वाले वर्ग चाहिए। तो इन सभी वर्गों को मिलाकर और यूरोपियनों को मिलाकर जब दोनों ही संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ तो एक नई संस्कृति की स्थापना हुई, इसके कारण ये जो नगर थे वो नवीन संस्कृतियों के विकास के केंद्र बने। जैसे व्यापार करने के लिए नगरों में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई। जैसे अगर आपको तैयार माल बन गया है बहुत सारा और उसको स्टोर करना है, तो एक जगह पर उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, ऐसी जगह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ के माल को बहुत दिनों तक बहुत ही संभाल कर रखा जा सके। तो इस उद्देश्य के लिए जो है गोदामों की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हो रहा है, चूँकि ये व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए पैसों के लेन देन की भी समुचित व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। तो पैसों की लेन देन की समुचित व्यवस्था के लिए बैंकों की स्थापना हुई। इसके अलावा जो व्यापारी इसमें लगे हुए हैं उनमें अब अपने जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से लेकर उन्होंने अब यहाँ पर जो है बीमा करवाना शुरू किया। तो बीमा की जो स्थापना हुई, तो बीमा संस्थानों की स्थापना हुई। इसके अलावा व्यापार में बहुत सारे विभाग होते हैं और हर विभाग के लिए कार्यालयों की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए जो है बहुत सारे व्यापारिक कार्यालयों की स्थापना हुई। तो ये जो इतने सारे चीज़ों की स्थापना हुई, यहाँ पर काम करने वाले लोग और यूरोपियन जो हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके बीच में जो संबंध स्थापित हुआ, इसी के कारण नवीन संस्कृति का उदय हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गोदामों की स्थापना हो रही है, बैंकों की स्थापना हो रही है, बीमा कंपनियों की स्थापना हो रही है और बहुत सारे व्यापारिक कार्यालयों की स्थापना हो रही है। तो इन्हीं सांस्कृतिक गतिविधियों के फलस्वरूप जो है कुछ ऐसे कार्यालयों की स्थापना हुई जो प्रशासकीय इमारत के रूप में जाने जाते थे, जिनमें एक नाम है राइटर्स बिल्डिंग। ये नाम अंडरलाइन करके लिख लेना। राइटर्स बिल्डिंग जो है वो एक प्रशासकीय इमारत थी। इसमें इस तरह की बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स बनी। जो राइटर्स बिल्डिंग है उसमें क्या होता था कि ये ब्रिटिश नौकरशाही की एक प्रतीक थी, जहाँ पर व्यापारी और एजेंट जो है वो अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए, यूरोपियन मालिकों को प्रभावित करने के लिए और परंपरागत शैली में अपने लिए बड़े बड़े मकान बनवाए थे। साथ ही यह वर्ग मंदिर निर्माण तथा बड़े बड़े सामूहिक भोजों का आयोजन द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता था। एक और नाम है कलकत्ता का मार्बल पैलेस। ये भी एक ऐसा ही भवन है जिसे एक संभ्रांत भारतीय परिवार द्वारा बनाया गया था। मतलब चूंकि ये यूरोपियनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो अपनी प्रतिष्ठा को उनसे नीचा ना दिखाने के लिए, मतलब हम तुमसे कम नहीं है, ये वाली भावना के कारण उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे भवन इमारतें का निर्माण किया जो कि स्थापत्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो उनमें एक नाम हमने देखा राइटर्स बिल्डिंग का, दूसरा नाम आता है मार्बल पैलेस का।
मारवाड़ पैलेस जो है वो एक भारतीय संभ्रांत परिवार ने, यानी कि भारतीय में बहुत ज़्यादा रईस जो फैमिली थी उन्होंने इसे बनाया था। और मजदूर वर्ग के लिए निम्न बस्तियों में प्रायः कच्चे घर होते थे और यह वर्ग अपने भारतीय तथा यूरोपीय मालिकों की सेवा और भरण पोषण करता था। इस वर्ग के लोगों के निवास के लिए चितपुर बाजार एक था जहाँ पर मजदूर वर्ग रहते थे। तो मजदूर वर्ग जो है वो इनके मिलों में काम कर रहे हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रख रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी एक अलग बस्ती बसाई है और जहाँ पर ये सिर्फ मजदूर वर्ग ही अपने लिए आवास का निर्माण कर पाए हैं। तो इस बस्ती को कहा गया चितपुर बाजार में एक ऐसी ही बस्ती मिली है। उसके बाद एक और इमारत है जिसके बारे में कहा गया सिविल लाइन्स। सिविल लाइन्स क्या है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। इसीलिए अंग्रेजों को नगरों के देशी निवासियों से दूर एक पृथक स्थान बसाया था। अंग्रेजों ने इस निवास क्षेत्र को सिविल लाइन्स के नाम से कहा था। ये क्षेत्र नगर के आसपास के खेतों और अन्य उबड़ खाबड़ क्षेत्रों को साफ करके विकसित किए गए थे। ये इलाके पक्की सड़कों द्वारा मुख्य सड़कों से जोड़े गए थे। सिविल लाइन क्षेत्र काफ़ी विकसित होते थे और यहाँ पर यूरोपियन जो है वो अपने लिए बंगलों का निर्माण करते थे और ये यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कराते थे, ताकि अगर शहर में कभी कोई दंगा या कोई विद्रोह हो जाए तो वो अपने परिवार को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करा सके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस समय जो भी नगरीकरण हुआ है औपनिवेशिक काल में, तो उन नगरों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 विशेषताओं की बात की। पहली विशेषता थी नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। दूसरी विशेषता थी किलेबंद बस्तियाँ, यानी कि यहाँ के जो भी नगर थे उनमें किलेबंदी जरूर की जाती थी। तीसरा है व्हाइट हाउस और व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। उसके बाद है सस्ते श्रम और कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता। और लास्ट जिसका विशेषता थी वो थी कि नवीन नगरीय संस्कृति का विकास। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि नगरीकरण के क्या क्या प्रभाव तत्कालीन भारतीय सामाजिक परिवेश पर पड़ा। थैंक यू।